हेलो दोस्त, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नई बुक लाएं, जिस बुक का नाम है अवाकिन द जिएंट विथिन। इसका मतलब अपनी इमोशन, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल स्थिति पर कैसे काबू पाएं। इसका लेखक का नाम है टोनी रॉबिन्स। तो चलिए इस बुक को हम आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। अवेकन द जायंट विथ इन 1991 की किताब के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि एक परफेक्ट या आइडियल लाइफ सिर्फ ख्यालों में नहीं होती, बल्कि अपनी आदतों और भावनाओं को नियंत्रित कर हम वास्तविक में भी आइडियल लाइफ पा सकते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी, भावनाएं और सोच सब हमारे ही साथ में होती है। यह बुक किसके लिए है? हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है, जो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहता है, और हर वो व्यक्ति जो अपने निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहता है। अध्याय नंबर ये सबक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, लेकिन अपने कमिटमेंट पर क्या कायम रहना आपके लिए मुश्किल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की ताश का हर पत्ता आपके खिलाफ है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखी बातों को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे सकारात्मक फैसले लेने से आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी रोचक, सरल और दिलचस्प बातों से लेखक टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि कैसे हम खुद पर कंट्रोल कर जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अंततः अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे कि कैसे गाने गुनगुनाकर आप चॉकलेट खाने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। किसी से बात करते समय आप अपनी सिचुएशन को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो जीवन के प्रति आपके नज़रिया को कैसे दर्शाते हैं। इन सबक को पढ़कर आपको पता चलेगा कि कैसे बस डिनर टेबल पर अपनी आदतों को बदलकर आप समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। अध्याय नंबर 2, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही फैसले लें और उस पर कायम भी रहें। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब खुद से कोई वादा किया था? वो सिगरेट छोड़ने का, या वज़न कम करने के लिए डाइट पर जाने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन? तो आपको याद ही होगा। पर क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने उसको कितनी बार फॉलो किया? नहीं किया ना? सारी समस्याओं की जड़ यही है कि हमारा मन किसी चीज़ को आसानी से नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम खुद से कुछ छोड़ने की जगह कुछ करने का वादा करें। उदाहरण के तौर पर लेखक कहते हैं कि आप खुद को जंक फूड न खाने के बजाय बस हेल्थी खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये आसान होगा आपके लिए। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने फैसले पे कायम रहें, फिर चाहे उसमें कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए। उदाहरण के तौर पर आप सोचिरो होंडा को ले सकते हैं। अपने स्कूल के दिनों से ही उनका सपना था कि वो ऑटोमोबाइल के लिए एक पिस्टन रिंग का आविष्कार करेंगे। आखिरकार उन्होंने अपने सपनों को हासिल कर लिया। हालांकि उनके रास्ते में बहुत सी ऐसी कठिनाइयां आई जो कि उनका रास्ता रोक सकती थी। जैसे कि एक रिकॉर्ड ये थी कि वर्ल्ड वार 2 के समय जापानी सरकार ने उन्हें फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए कंक्रीट देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कंक्रीट बनाने का नया तरीका खोज निकाला। अपने इन्हीं हद फैसलों को करना होंडा ने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आप भी अपने फैसले पे अटल रहकर अपने जीवन में सुखद बदलाव ला सकते हैं। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन जब आप एक बार अमल करना शुरू कर देंगे तो सब अपने आप आसान लगने लगेगा। जैसे कि किसी समीकर को पहली बार में सिगरेट छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगे, पर अपनी हर हार से सबक लेकर आगे वो अपनी फैसला पर अड़ा रहे तो ज़रूर सिगरेट छोड़ सकता है। अध्याय नंबर 3, किसी भी नई आदत को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने के लिए उसे किसी न किसी अच्छे अनुभव से ज़रूर जोड़ें। लेखक कहते हैं कि ये हम सबको पता है कि बदलाव के लिए किस रास्ते पर चलना है, पर कोई
बार हद निश्चय और प्रयासों के बावजूद भी अपनी पुरानी आदतों को बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारा दिमाग उसे अच्छे या बुरे अनुभव के साथ जोड़कर याद कर रखता है। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर हम किसी भी बुरी आदतों को बुरे अनुभवों के साथ जोड़कर उससे बदल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आपको अपनी चॉकलेट खाने की आदत को बदलना है तो ये तय है कि जब भी आप चॉकलेट खाएंगे आपको एक बेसुरा सा गाना गाना पड़ेगा, फिर चाहे आप किसी पार्टी में भी क्यों ना हो। फिर देखिए कैसे आपको दिमाग खुद ब खुद आपको उसे खाने से रोकता है, क्योंकि दिमाग उसे गाना गाने के अटपटे अनुभव के साथ जोड़ लेता है। ऐसा करने के साथ ही साथ आप एक नई अच्छी आदत को पुरानी आदत की जगह दे सकते हैं, जो आपके दिमाग को वही सुखद अनुभव कराए। जैसे कि चॉकलेट की जगह आप कोई पसंदीदा फल खा सकते हैं। किसी बुरी बुरी आदतों को अच्छी आदत से बदलने के लिए तकनीक बहुत कारगर है। इस बात को साबित करने के लिए लेखक ने एक साइंटिफिक स्टडी का उदाहरण दिया है, जिसके अनुसार जिन ड्रग एडिक्ट्स ने अपनी ड्रग्स की आदत को किसी और आदत से बदल दिया, उन्हें ड्रग्स छोड़ने में आसानी हुई। ये आदत कोई भी हो सकता है, जैसे कोई हॉबी या किसी प्यार के साथ। अध्याय नंबर 4। अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सोचिए, दो लोग जो अभी अभी 60 की उम्र के पड़ाव पे पहुंचे हैं। हाँ, उनमें एक के अनुसार उसके जीवन के अंतिम दिन चल रहा है, अब बस कुछ खास नहीं रहा उसके जीवन में, जबकि दूसरा ईश्वर का शुक्रगुजार है कि उसे जीवन में अभी बहुत कुछ बचा है और उसके पास जीने का मौका है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों एक ही उम्र के लोगों के नज़रियों को इतना अलग कर रहा है? वो ये है कि इनकी सोच, हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सब हमारी इसी सोच पर निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी आइडिया को सोच में बदलने के लिए हमारे दिमाग को कुछ सबूतों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपका आइडिया है कि आप एक अच्छे चेस प्लेयर हैं, तो इस आइडिया को सोच में बदलने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने गेम में लगातार कई बार जीत हासिल हो। ठीक इस तरह मान लो कि हमें ज़िंदगी में लगातार 2 या 4 बुरी घटनाओं का सामना करना पड़े, जैसे कोई अपना हमसे दूर हो गया हो, हमें कोई नाकामयाबी हासिल हुई, तो हमारा दिमाग ये मान बैठता है कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, बस दुख से भरी हुई है। लेकिन लेखक का इस बारे में ये कहना है कि क्यों ना इंसानी दिमाग की इस आदत को हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उस बात का इस्तेमाल खुद को और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें बस खुद से ये कहना है कि अगर मैं इस दुख का सामना कर गई तो आगे सभी का सामना कर सकती हूँ। बस ऐसे ही ज़िंदगी की हर एक घटना को हम किसी पॉजिटिव सोच के साथ जोड़ते जाएंगे तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा और हम अपनी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अध्याय नंबर 5। अपनी बातों में सही और पॉजिटिव शब्दों का चयन करके आप अपने इमोशन और जीवन के प्रति रवैये को बदल सकते हैं। आप ये जान के हैरान होंगे कि इंग्लिश में इमोशन को दर्शाने के लिए कुल 3000 शब्द हैं, जिनमें ज़्यादातर किसी ना किसी निगेटिव इमोशन को दर्शाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी बात किसी को बताएं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों का खास ख्याल रखें, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं हमारा सोच भी अपने आप वैसा ही हो जाती है। जैसे कि सोच कि अगर आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हो और रास्ते में आपकी कार किसी वीरान सी जगह पर ख़राब हो गई और आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो वापस आकर आप लोगों से जब भी उस ट्रिप का जिक्र करेंगे तो गुस्से और झिलझिलाहट की जगह आप बस इतना भी कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल सफ़र था। बस इतनी सी बात से आप बड़ी से बड़ी समस्या को छोटा बना सकते हैं। तो आप अपने शब्दों का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में लेखक ने उदाहरण देते हुए कहा है कि आप अपने जीवन के सुखद अनुभवों को ज़्यादा तीव्र बातों और बुरे अनुभवों को न्यूट्रल बातों से दर्शाएं। जैसे कि आप खुश हैं और उसे व्यक्त करना चाहते हैं, तो आज मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ। अगर अगर आप बहुत परेशान हैं तो कहें कि थोड़ी चिंता हो रही है। देखिए कैसे शब्दों में फेरबदल करने से उनके अर्थ में कितना बदलाव आ जाता है। ठीक इसी तरह का बदलाव आप अपने रवैये और भावनाओं के साथ भी महसूस करेंगे। अध्याय नंबर 6। अपनी समस्या का सही समाधान ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद से उसके बारे में सही सवाल करें।
अब तक आप ये जान चुके हैं कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है। तो इस लेसन में हम इंसानी दिमाग की थोड़ी और गहराई में झांक कर जानेंगे कि आखिर हमें सोचना कैसे चाहिए। हमारे दिमाग की सोच किसी सवाल जवाब की तरह होती है। हम क्या सोचते हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से क्या सवाल करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ एक दो बार कुछ गलत हो गया हो तो आप खुद से पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसके जवाब में आपका दिमाग आपको नकारात्मक विचारों से भर देता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बुरे वक्त में निराश होकर बार बार मैं ही क्यों या मेरे साथ ही क्यों पूछने की जगह आप खुद से पूछें कि इसका हल क्या हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर कुछ अच्छा हो तो वो क्या है, कहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करूँ। बस ऐसे ही आशावादी सवालों को आप अपनी आदत में शुमार कर ले, फिर देखेंगे इंसानी दिमाग को जैसे सवाल वैसे जवाब देने की आदत है। तो आप सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछने की आदत डालें। अध्याय नंबर 7, अपने जीवन के सूत्र खुद बनाएं और अपनी ज़िंदगी को पूरी क्षमता से जिए। क्या आप पक्के तौर पर यह बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या सबसे ज़रूरी है? क्या वो प्यार है या फिर आपकी सेहत या पैसा? अगर आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इसे कन्फ्यूजन को दूर करें, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि दुनिया में खुश रहने वाले लोग को पता होता है कि उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो अगर आप इस बात का पता लगा लें तो खुशियाँ इकट्ठी करनी आपके लिए आसान हो जाएगी। मान लीजिए आपको एक बहुत ही बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिली, लेकिन उसके लिए आपको अपने परिवार से दूर विदेशों में जाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ज़िंदगी में प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई है। एक बार आप ये डिसाइड कर ले कि आपके लिए पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवार के साथ बिताया समय, तो इस फैसलों को लेने में आसानी होगी। अक्सर लोग ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में ये तय नहीं किया कि क्या चीज़ उन्हें खुशी देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई काम हमें खुशी देती है तो हम उसे बड़े ही पैशन के साथ करते हैं और ज़रूरत सफल होते हैं। इसलिए ज़िंदगी को खुशी और संतोष से जीने के लिए लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और याद रहे इस लिस्ट में आपकी सेहत भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। अध्याय नंबर 8, अपनी ज़िंदगी के नियम ऐसे बनाएं जो आपको खुशी दे और अपने आसपास के लोगों को भी इनके बारे में ज़रूर बताएं। जैसे जैसे हम जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, हमारा दिमाग उसी अच्छी या बुरी याद के साथ जोड़कर एक कड़ी बना लेता है। उसके अंदर ये फिट हो जाता है कि किस बात से उसे खुशी मिलेगी और किस बात से दुख होगा। किसी को तारीफ सुनकर खुशी मिलती है, किसी को पैसा कमाने पर खुशी मिलती है, किसी को अपना सच्चा प्यार पाकर। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए खुशी के मायने अलग अलग होते हैं। तो अपनी खुशियों के लिए आप अपने रूल्स खुद बना सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि कोशिश करें वो रूल्स किसी पर निर्भर न हो। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छे काम पर आपको दूसरे की तारीफ से खुशी हो। आप रूल बनाएं कि आप खुद को हर अच्छे काम के लिए बाद कुछ गिफ्ट करेंगे। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि अगर आप अपने किसी करीबी से कुछ उम्मीद करते हैं तो ये बात ज़रूर बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो आप दोस्त से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको रेगुलर कॉल करे, तो आप उसे बात बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके कॉल न करने की उसकी बेरुखी से समझ रहे हो, लेकिन उसके रूल्स के हिसाब से सच्ची दोस्ती में फ़ोन कॉल का ज़्यादा महत्व न हो। अध्याय नंबर 9, अपने इमोशनल को कंट्रोल करने के लिए अपने हर इमोशन का सही कारण जानना ज़रूरी है। आप जान गए हैं कि अपने जीवन के रूल्स में फेर बदल करके आप खुशी प्राप्त कर सकते हैं। पर लेखक कहते हैं कि सिर्फ खुशियाँ ही नहीं, हर इमोशन को कंट्रोल आप हर इमोशन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आइए देखें कैसे। इन सिलसिले में लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने इमोशन के पीछे का असली कारण जान ले तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपको आसपास की हर चीज़ें से चिढ़ आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसका कारण क्या है,
लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं तो पता लगता है कि आप थके हुए थे, इसलिए चिड़चिड़े हो गए थे। थोड़ा आराम करके सब ठीक हो गया। इस तरह कई बार हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियां या इमोशन का कारण कोई छोटी सी बात होती है जो हमें अंदर परेशान कर रही होती है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सभी नेगेटिव इमोशन को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों इमोशन हमारी ज़िंदगी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। नेगेटिव इमोशन कई बार हमें आने वाले खतरे से भी सावधान करते हैं, इसलिए हर इमोशन का अपना महत्व है। बस ज़रूरत है दोनों का प्रॉपर बैलेंस बनाने की, ताकि इनका असर हमारे व्यक्तित्व पर न पड़े। एक बार आपने अपने इमोशन का कारण जान लिया तो अगला स्टेप थोड़ा और कठिन है, क्योंकि इसमें आपको उस परिस्थिति को बदलना होगा जो कि उस इमोशन को की जड़ है। पर कई बार हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसे केस में हम अपने आप को पॉजिटिव तरीक़ों से समझाकर अपने इमोशन पर कंट्रोल पा सकते हैं। फिर भी कभी आपको लगे कि इस बार इमोशन पर कंट्रोल पाना आपके बस के बाहर है, तो याद कीजिए वो वक्त जब आपने ऐसे ही किसी सिचुएशन का सामना किया था। जब एक बार आप किसी कठिनाई का सामना कर लेते हैं तो अगली बार के लिए आप खुद ब खुद ही हिम्मत मिल जाती है। अध्याय नंबर 10, अपने अंदर के बदलाव से समाज में भी बदलाव लाने की कोशिश करें। अभी तक के अभी तक के लेसन में आपने सीखा कि कैसे अपने विचारों को, आदतों और सोच पर कंट्रोल करके अपना खुद का सफल और खुश बना सकते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि आप चाहे खुद को कितना भी बदल लें, पर आप समाज को नहीं बदल सकते, और उसे बदले बिना आपकी सफलता और खुशियाँ अधूरी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी समाज के बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो प्रभावशाली हैं, नहीं है, इसलिए उनके कुछ करने या ना करने से समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच तो यह है कि बदलाव के जो नियम किसी व्यक्ति के लिए है, समाज पर वही नियम लागू होते हैं। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि अगर अपनी सेहत के लिए बीफ खाना बंद करना है तो बड़े तौर पर आप बीफ की डिमांड को कम करने में मदद कर रहे हैं। अगर बीफ की डिमांड कम होगी तो ज़मीन बीफ के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, वहाँ आलू या अन्य कोई सब्जियाँ उग सकती है और कई भूखे लोगों का पेट भर सकता है। या दूसरा तरीका यह है कि जब आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया है तो आप दूसरों को भी ये सिखाकर उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी दोस्त को उदास देखा तो चुप रहने के बजाय बस यूं ही उसकी तारीफ करके उसे खुश कर सकते हैं। और अगर कुछ ना हो पाए तो बस आपने खुश और मुस्कुराते चेहरे से मिलने वाले हर एक इंसान का दिन बना सकते हैं। कुल मिलाकर अपने आप में लाया गया छोटा से छोटा बदलाव भी आपके जीने के तरीके को बदल सकता है और समाज में किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकता है।